देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जस्ट स्टार्ट किया था, ठीक है, और कूलम्स लॉ के बारे में देखा था केवल। कूलम्स लॉ जिसमें दो पॉइंट चार्जेस के बीच में हम लोग अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स कैलकुलेट करते हैं। उसमें दो केस ध्यान रखना, एक तो नॉर्मल मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, और दूसरा अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि उसके भी एक दो क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट में, ठीक है। एक ही मैंने लास्ट में क्वेश्चन दिया था, किया है, ये बताना है। देखो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है वैसे तो, बस इसमें कूलम्स लॉ इसको दिया है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है, तुम अगर ध्यान से देखो फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, तो ये जो मास है बॉब, इसके ऊपर mg तो लग ही रहा है, ठीक है। क्या mg के साथ साथ जब ये नीचे की तरफ होगा, बॉटम मोस्ट पोजीशन पे होगा, तो क्या उस पे एक कूलम्बिक फोर्स भी लग रहा होगा, बोलो। और ये जो कूलम्बिक फोर्स लग रहा है, इस mg का डायरेक्शन तो फिक्स है, लेकिन कूलम्बिक फोर्स का डायरेक्शन फिक्स नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वो बॉब अपनी पोजीशन चेंज करेगा, कूलम्बिक फोर्स तो हमेशा रिपल्सिव लगेगा अलोंग द स्ट्रिंग, लेकिन mg हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। तो इसलिए हम इसको जी इफेक्टिव वाले कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते हैं, ये बात समझना ध्यान से पहले। इसमें हम लोग डायरेक्टली जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं। रीजन ये कि जो कूलम्बिक फोर्स है वो यूनिफॉर्म नहीं है, हर पोजीशन पे अलग अलग है। तो अगर हम मान लो इसको किसी, हमको ये तो मालूम है ना कि सर्कल कंप्लीट करने के लिए कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे अगर स्ट्रिंग स्लैक नहीं हुई तो बाकी पूरा सर्कल वो कंप्लीट कर ही जाएगी। क्यों भाई, कौन सा पॉइंट है वो? टॉप मोस्ट। टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो हम इसको टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही डिस्कस करते हैं। देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट पे ऊपर की तरफ हो गया इस पे कूलम्बिक फोर्स, देखना ध्यान से, जिसकी वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और नीचे की तरफ हो गया mg, और t भी नीचे ही लग रहा है, और मान लेते हैं कि ये v स्पीड से इधर की तरफ जा रहा है। अब टेंशन को तो हम ऑलमोस्ट जीरो बोल सकते हैं अगर हमें सर्कल कंप्लीट कराना है। तो देखो ए पार्ट में क्या होगा, दोनों पार्ट अलग अलग क्यों है पहले ये भी समझना है। देखो ए पार्ट में कूलम्बिक फोर्स की वैल्यू mg से बड़ी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये निकलेगा हेंस string cannot be slacked at highest point। बताओ ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। अगर कूलम्बिक फोर्स बड़ा है mg से तो स्ट्रिंग स्लैक नहीं होगी, क्योंकि कूलम्बिक फोर्स उसको रिपेल करके रखेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ये बोलेंगे कि हमें सिर्फ उसको टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचाना है। अगर वो टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच गया तो सर्कल अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, बोलो। तो इन दिस केस minimum velocity at top most point will be जीरो, मतलब जीरो वेलोसिटी भी होगी तो भी वो स्ट्रिंग स्लैक नहीं होगी। और देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर जीरो वेलोसिटी है तो अब हम लोग इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं बॉटम और टॉप में। तो एनर्जी कंजर्वेशन से क्या लिखेंगे, हाफ m u मिनिमम स्क्वायर, देखना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो, बोलो, इक्वल टू टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ m जीरो स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी mgh, h की जगह आएगा 2r या फिर लिख दो इसको 2l। तो तुम्हें यहां से मिनिमम वेलोसिटी निकल के आएगी अंडर रूट ऑफ 4gl, ठीक है ना। तो ये एक तरह से याद करो तो लाइट रॉड वाला केस हो जाएगा, याद है। रॉड को अगर हम केबल घुमाते हैं सर्कल कंप्लीट करने के लिए, रॉड में भी टेंशन जीरो का केस नहीं आता है। बी पार्ट में अगर कूलम्बिक फोर्स mg से छोटा है, ठीक है ना, तो देन फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट मिनिमम स्पीड एट टॉप मोस्ट पॉइंट
सच दैट टेंशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये बताओ कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर टेंशन 0 करेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं कि रेडियल एक्सीलरेशन किधर की तरफ होगा। देखो डायग्राम में रेडियल एक्सीलरेशन टुवर्ड सेंटर होगा। तो इक्वेशन क्या बनाओगे बताओ। इक्वेशन लिखेंगे mg माइनस एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। देखो तो यहां से आपको एक्चुअली एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी है। तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी एल माइनस के क्यू स्क्वायर बाई एल। इसको ऐसे ही छोड़ दो और फिर इसके बाद हमें फिर से यही कर देना है, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन हमें फिर से लगा देना है, यही एनर्जी कंजर्वेशन जो पहले लगाया था। देखो बस इसमें ये होगा कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस बार वेलोसिटी 0 नहीं है, इस बार टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी वी स्क्वायर है। तो ये जो एम वी स्क्वायर निकाला है, इस एम वी स्क्वायर की वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो हमें यहाँ से यू मिनिमम मिल जाएगा। कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वैल्यूज तो दी नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो। कुछ डाउट है समझने में तो बताइए। अच्छा पॉइंट है ये। कुछ डाउट है तो उसमें बताइए। तो कूलम्स लॉ में फॉर्मूला तो एक ही है, बाकी क्वेश्चंस बहुत सारे वैरायटी के हैं तो वो क्वेश्चंस करना। नेक्स्ट हेडिंग डालो फिर इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलो, एक ही मतलब है। ठीक है, अब देखो एक बात थोड़ा ये समझना, चैप्टर में ना बहुत बड़ा चैप्टर है ये, मतलब बहुत सारे टर्म्स इसमें आएंगे चैप्टर में, लेकिन एक छोटी सी खास बात है, और वो छोटी सी खास बात ये कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग एक ही प्रॉपर्टी को अलग अलग नामों से अलग अलग तरह से स्टडी करने वाले हैं। प्रॉपर्टी एक ही है। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि चार्जेस के बीच में फोर्स कितना है, तो उन चार्जेस के बीच के फोर्स को हमने बोला कूलम्स लॉ, और वो फोर्स हो गया के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। अब क्या हम लोग बोल रहे हैं जैसे एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और एक और पॉइंट चार्ज है, मान लो कि पहले केवल एक ही पॉइंट चार्ज है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, तो मुझे जरा इस बात का जवाब दो कि क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा, और कोई चार्ज नहीं है इसके सराउंडिंग में, बोलो। नो सर। नो सर। पॉइंट चार्ज है, कोई और चार्ज नहीं है, तो क्या इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन या अट्रैक्शन लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एक ही चार्ज है तो उसकी वजह से थोड़े ना उसके ऊपर खुद ही फोर्स लगेगा। लेकिन अगर हम एक और चार्ज लेके आए उसके पास में, तो क्या फोर्स लगने लगेगा, और ये भी उस पे लगाएगा, वो भी इस पे लगाएगा, मतलब 1 2 पे लगाएगा, 2 1 पे लगाएगा। तो ऐसे बताओ कि जब हम दूसरा चार्ज ले आए तो क्या इसने देख लिया क्या लाते हुए कि एक और चार्ज आ गया है, अब फोर्स लगाना शुरू करो? इसको पता कैसे चला कि दूसरा चार्ज आया है? तो इसको पता चला बिकॉज हर एक चार्ज का उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी बोल सकते हो, इनविजिबल बोल सकते हो, एक इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड है हर एक चार्ज के अराउंड। और अगर उस फील्ड में कोई और चार्ज आएगा उसका भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्स प्रोड्यूस होगा। ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट। हर एक चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहां तक है? उस चार्ज से शुरू होकर इंफिनिटी तक है। अब इसके बीच में कोई और चार्ज अगर हम लाते हैं, उस चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जब दोनों के फील्ड इंटरैक्ट होंगे तब दोनों ही चार्जेस के ऊपर फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे। बिल्कुल मैग्नेट में भी ऐसे ही होता है। अगर तुम एक मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट लेके आओ तो क्या तुम्हें लगता नहीं दोनों के ऊपर फोर्स लगने लगा? तो फोर्स कैसे लगने लगा? देख लिया क्या दोनों ने एक दूसरे को? तो देख थोड़े ना लिया, मतलब एक तरह से फील कर लिया। फील कैसे किया? बिकॉज ऑफ फील्ड। तो मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक फील्ड है, चार्जेस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ध्यान से समझना, फोर्स बेसिकली इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, इनमें कोई फर्क नहीं है, बस बेसिक ऐसी बात समझना। अगर हमें किसी चार्ज का फील्ड निकालना है तो हम वहां पे फील्ड निकालने के लिए 1 कूलम का चार्ज रखते हैं और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा उसी को हम लोग फील्ड बोल देते हैं।
व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, force acting per unit charge kept at a point is electric field. तो मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि इसमें चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स हैं, तो बहुत सारे टर्म्स का मतलब बहुत कुछ नहीं है एक ही प्रॉपर्टी, उसको हम अलग अलग तरह से स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे सबसे पहले हमने फोर्स बोला, अब हम बोल रहे हैं फील्ड है, तो फील्ड भी फील्ड की वजह से फोर्स है या फोर्स की वजह से फील्ड है, एक ही बात है। तो फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू 0 फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज एंड डिवाइडेड बाय Q, ठीक है ना। ये लिमिट इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि हम जिस चार्ज को लेते हैं इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, तो वो जो टेस्ट चार्ज है वो छोटा होना चाहिए। छोटा नहीं होगा तो वो हो सकता है कि जो ओरिजिनल चार्ज होगा जिसकी वजह से हम लोग फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं उसको ही डिस्टर्ब कर देगा। तो अगर मान लो कि हमारे पास एक प्लस Q का चार्ज है और इस चार्ज की वजह से हमको R डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है P पॉइंट पे, तो फील्ड कैसे निकालेंगे? तो फील्ड निकालने के लिए हम लोग वहां पे एक और चार्ज रखेंगे। कौन सा चार्ज रखेंगे? तो यहां हम लोग चार्ज रखेंगे एक स्मॉल Q, और स्मॉल Q रखने के बाद उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स की वैल्यू लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर हमें फील्ड निकालना है तो फील्ड का मतलब होगा फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, तो फील्ड की वैल्यू आ जाएगी KQ बाई R स्क्वायर। तो तुम्हें फिलहाल बस यही फॉर्मूला एक ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना लिखेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वैल्यू हो जाएगी KQ बाई R स्क्वायर। डायरेक्शन क्या करेंगे? तो डायरेक्शन के लिए ध्यान रखो, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। नोट कर लो, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, यानी प्लस चार्ज की वजह से अगर हम फील्ड लिखेंगे किसी पॉइंट पे तो प्लस चार्ज का पॉइंट P पे जो फील्ड होगा वो अवे आएगा डायरेक्शन, ठीक है। और अगर माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज की वजह से उसी पॉइंट पे जो फील्ड होगा दैट वुड बी टुवर्ड्स। बस ये तुम्हें दो बातें ध्यान रखनी है, मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहली बात तुम्हें मन में ये बिठानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है, ठीक है। और नीचे हम एक पॉइंट और नोट कर देंगे कि इफ अ चार्ज Q is kept in an external electric field, if charge Q is kept in external electric field, if charge Q is kept in an external electric field, then force acting on it, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू ई के इक्वल। देखो ये भी मैंने वही फॉर्मूला लिखा है, मतलब ये जो फॉर्मूला ऊपर निकाला है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए भी हम लोग फोर्स अपॉन क्यू करेंगे, और अगर हमें फोर्स निकालना होगा तो हम Q इंटू ई कर सकते हैं। देखो तो फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा इफ चार्ज इज पॉजिटिव, और फोर्स जो होगा वो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इफ चार्ज इज नेगेटिव। देखो बोलिए, क्लियर है? यस सर। देन इसमें हमें ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जेस,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जेस। तो उसमें सबसे पहले अगर हम लोग रिंग लेके चलें, रिंग जिसके ऊपर Q चार्ज है और R रेडियस है, तो इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो पहले मुझे ये बताओ कि अगर एक रिंग है, इसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर रखा है, पूरे रिंग पे Q चार्ज है, रेडियस इसका हम लोग ले लेते हैं R, तो इसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्यों भाई, इसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। 0 जीरो बनेगा, क्यों जीरो बनेगा। सब कैंसिल हो जाएगा। हम्म, सारे ऑपोजिट एलिमेंट्स cancel हो कैंसिल जाएंगे। कर देंगे। सारे एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब जरा बताना, अब मैंने क्या किया है कि अगर हम इसमें से थोड़ा सा पार्ट रिमूव कर दें, देखो ध्यान से, मतलब हमने इतना पार्ट इसमें से कट कर दिया है, dl, तो अब बताओ अब क्या कहोगे C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। dl लेंथ मैंने वहां से कट कर दी है, बाकी भी रिंग वैसे ही है, तो अब C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा, तो होगा। निकालो कितना आएगा। देखो इसमें क्या करना, हमें ये तो मालूम था पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों हुआ, पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसलिए हुआ क्योंकि अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते तो उस एलिमेंट के सामने एक और एलिमेंट था, क्यों भाई, तो इसकी वजह से डीई इधर और इसकी वजह से डीई इधर एक तरह से कैंसिल हो जा रहा था, मतलब यही दोनों नहीं पूरे रिंग के ऊपर ऐसा हो रहा था। बताइए अब यहां पे क्या होगा कि यहां पे इसके ठीक सामने जो है एलिमेंट है, ये एलिमेंट, इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे बनेगा क्योंकि इस एलिमेंट के सामने वाला जो एलिमेंट है जो उसको कैंसिल कर देता वो प्रेजेंट नहीं है, तो इस एलिमेंट का हमें डीक्यू निकालना पड़ेगा। तो डीक्यू कैसे निकालेंगे, तो डीक्यू निकालेंगे यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड कैसे कि पूरा जो 2 पाई आर है, पूरे 2 पाई आर पे क्यू चार्ज है, तो डीएल लेंथ पे कितना चार्ज होगा क्यों भाई, तो इसको लिखेंगे क्यू अपॉन 2 पाई आर और इंटू डीएल। इक्वेशन 1 में किसी को डाउट है बताओ। और इस dq की वजह से जो de होगा देखो, तो वो de की वैल्यू आएगी, de इज इक्वल टू k dq अपॉन आर स्क्वायर। देखो के क्यू बाई आर स्क्वायर लगा दिया, पॉइंट चार्ज है, रख दो वैल्यू, क्या आएगी, ये आएगा के क्यू डी एल अपॉन 2 पाई आर क्यूब आएगा। देख लो देख लो कुछ क्लियर है या नहीं, सेकंड वाला केस बोलिए। यस सर। अच्छा इसी तरह से हम लोग रिंग के एक्सेस पे निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला ध्यान रखो, प्रूफ का इतना जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि रिंग है, तो रिंग के एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसके ऊपर क्यू चार्ज है, रेडियस इसका आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पी पॉइंट पे कितनी होती है, अलोंग दी एक्सिस होता है, ध्यान रखना एक्सिस के अलोंग होगा। देखो पॉजिटिव है तो अवे है, निगेटिव होता तो टूवर्ड्स होता। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसकी वजह से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। देखो और अगर हम इसका ग्राफ बनाएं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का, तो ये ग्राफ भी हमें ध्यान रखना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ये इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम पहुंचेगा और फिर ये इधर
डिक्रीज आएगा। इसी तरह से इधर भी इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम होगा और फिर डिक्रीज होगा। देखो तो ये पॉइंट निकाल सकते हो कौन सा होगा, कौन से पॉइंट पे एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगा? क्यों भाई, वो पॉइंट कौन सा है? एक्स का जो ये फंक्शन बन रहा है ना, इस फंक्शन की वैल्यू एक पर्टिकुलर एक्स पे मैक्सिमम होगी। तो ये जरा एक्स निकालो, ये कौन सा पॉइंट होगा जहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगा? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे है, अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो टूवर्ड्स लेते। So maximum value of R is S is R upon root 2. मैक्सिमम वैल्यू इसकी आएगी आर अपॉन रूट टू। तो अगर याद है तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। आर अपॉन रूट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम बनेगा। ठीक है, तो एक ये रिंग का ध्यान रखो। और फिर सेकंड पॉइंट में अगर एक डिस्क है, डिस्क में क्या होगा ना, सिग्मा की वैल्यू दी होगी। सिग्मा क्या बनेगा? सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे लैम्डा होता है लाइन चार्ज डेंसिटी, सिग्मा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है कितना चार्ज कितने मीटर स्क्वायर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा की वैल्यू के टर्म्स में अगर हम लोग निकालें, देखो तो ये जो डिस्क है, इस डिस्क के सरफेस पे हर जगह चार्ज है, डेंसिटी इसकी सिग्मा है, रेडियस इसका आर है। तो इसके एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो फॉर्मूला निकल के आएगा, E इज इक्वल टू, हाँ याद है किसी को, मालूम है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। हालांकि इसमें ना ये जो जनरल वाला फॉर्मूला है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे इसको अगर हम कन्वर्ट करें, इस फॉर्मूले को कन्वर्ट ये करें कि इफ पॉइंट P is very close to the disk, मतलब पॉइंट P डिस्क के वेरी क्लोज हो, या फिर डिस्क इज इनफाइनाइटली लार्ज, डिस्क इज इनफाइनाइटली लार्ज। दो सिचुएशन है, या तो पॉइंट P डिस्क के बहुत पास हो या डिस्क बहुत लार्ज हो। दोनों सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि जो x हो वो r से बहुत छोटा हो। तो अगर x r से बहुत छोटा होगा तो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये रिड्यूस होके आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर इनफाइनाइटली लार्ज डिस्क। और ये खास बात इसमें ये है कि ये जो फॉर्मूला है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है ना। मतलब डिस्क में क्या है कि अगर आर रेडियस का डिस्क ले रहे हैं तो एक्स के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। बट अगर हम डिस्क को इनफाइनाइटली लार्ज ले लें तो डिस्क के पास में जितने भी पॉइंट्स होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो ये जो फॉर्मूला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इस पे ज्यादा इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो कैलकुलेशन थोड़ा बन जाता है 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भले ही ना याद रखो बट ये जरूर याद रखना है, इस पे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए, इसमें जरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये करके बताओ। जैसे मान लो ये एक एन्युलर डिस्क है जिसके ऊपर Q चार्ज है। एन्युलर डिस्क का मतलब ये होगा कि बीच में हमने इसका कुछ पोर्शन हटा दिया है, ठीक है, बीच में खाली है।
कैविटी है और इसका रेडियस दिया हुआ है, सपोज इसका ये रेडियस दिया हुआ है r और ये रेडियस दिया हुआ है इसका 2r, ठीक है। तो हमें इसके एक्सिस पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये पॉइंट P भी यहाँ से 2r डिस्टेंस पे है। निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे? पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कैसे निकालोगे? तो देखो ऐसी सिचुएशन में हम हर जगह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे? हम लोग क्या करेंगे कि कंप्लीट डिस्क की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर उस स्मॉल r रेडियस की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सबट्रैक्ट कर दो तो हमें इस एन्युलर डिस्क का पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। देखो निकाल के इसको, ये मेथड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी काम करेगा, पोटेंशियल में भी काम करेगा, ठीक है ना। इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोल सकते हैं। ट्राई करो पहले आप। तो इसमें करना यही है कि कंप्लीट डिस्क की वजह से, तो देखो सिग्मा की वैल्यू हम लोग बाद में रखेंगे, पहले मान लेते हैं कि वो कंप्लीट डिस्क है और ये जो ऊपर फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम लोग बोलेंगे कि जो E होगा P पॉइंट पे, उसको लिखेंगे E1 माइनस E2, ठीक है। E1 हो गया कंप्लीट डिस्क की वजह से, तो पहले कंप्लीट डिस्क का लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस x की जगह 2r आएगा अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो r स्क्वायर की जगह r स्क्वायर आएगा और x स्क्वायर की जगह 4r स्क्वायर आएगा, क्यों भाई? नहीं, 2r स्क्वायर आएगा इसकी जगह भी, तो इसकी जगह भी 4r स्क्वायर आएगा। बड़ी वाली डिस्क ली है ना, पहले बड़ी वाली डिस्क में से छोटी वाली डिस्क हटानी है, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस x की वैल्यू फिर से बनेगी 2r अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो x स्क्वायर की जगह तो 4r स्क्वायर और r स्क्वायर की जगह r स्क्वायर। देखो यही किया है ना। तो यहां से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ, क्यों भाई? सर 2/√5 माइनस 2/√8 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 2, क्या बच रहा है? 1 अपॉन रूट 8, 2 अपॉन रूट 5 ना, 2 अपॉन रूट 5 माइनस 2 अपॉन रूट 8 बच रहा है। यस सर। और सिग्मा की Yes. वैल्यू क्या लिखेंगे? और सिग्मा लिखेंगे तो सिग्मा के लिए लिखेंगे कि इसका कितना चार्ज है अपॉन इसका कितना एरिया है। तो देखो इफेक्टिव एरिया 3 पाई आर स्क्वायर ही है, जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो 3 पाई आर स्क्वायर ही है। तो यही सिग्मा उठा के यहाँ पे तुम्हें रख देना है, आ जाएगा ना वैल्यू। बोलिए। यस सर। सर ये सिग्मा वाली बात नहीं समझ में आई। सिग्मा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा का मतलब है डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब है चार्ज अपॉन एरिया। तो टोटल कितना चार्ज है, तो टोटल चार्ज हमको क्यू दिया हुआ है और ये टोटल चार्ज कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है ये बताओ। यस सर। टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है कितने एरिया में है? 2 पाई आर स्क्वायर में तो है नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, इसी तरह से देखो मान लेते हैं इस तरह से दिया हुआ है, एक इनफाइनाइट शीट दी हुई है जो एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है और एक माइनस की शीट दी हुई है -2 सिग्मा और वो एक्स वाई प्लेन से 60 डिग्री पे है। तो हमें पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। और आई कैप जे कैप में आंसर देना है। आई कैप जे कैप किस तरह से है, तो इधर की तरफ एक्स एक्सिस है, इधर की तरफ वाई एक्सिस है, ठीक है ना। और एक जो है वो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है।
तो P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना बनेगा वेक्टर फॉर्म में। करो ट्राई। शीट ये इनफाइनाइट दी हुई है, तो इनफाइनाइट शीट में इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा कि P पॉइंट हमने कहाँ लिया है, दोनों के बीच में कहीं पे भी हो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आएगा। डिस्टेंस पे डिपेंड कहाँ करता है, ये जो फॉर्मूला Yes, किया है ये वाला, तो इसलिए मैंने पोजीशन नहीं दी है उसकी, कहीं पे भी हो बीच में। ये सही यही आ रहा है। देखो जैसे हम पॉजिटिव की वजह से अगर केवल लिखें प्लस की वजह से, तो क्या प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, इसको मैं E प्लस बोल देता हूँ, और ये जो E प्लस की वैल्यू होगी ध्यान से देखना, तो क्या ये सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट जे कैप बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, क्यों भाई। अच्छा इसके बाद ये जो माइनस है, देखना ध्यान से, इस माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन टूवर्ड्स होगा, ध्यान से देखो तो बनेगा। और अगर ये डायरेक्शन इधर है तो जरा बताओगे कि इसका इधर से कितना एंगल बन रहा होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्या 30 होगा। तो E माइनस कितना बनेगा, E माइनस बनेगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका डायरेक्शन और इसमें लगाएंगे, तो डायरेक्शन ध्यान से देखना, डायरेक्शन लगाएंगे तो इधर की तरफ है cos 30 कंपोनेंट और इधर की तरफ है sin 30 कंपोनेंट। देखो तो cos 30 में माइनस आई कैप जुड़ेगा और sin 30 में प्लस जे कैप जुड़ेगा, चेक करो। तो इसको लिखेंगे माइनस cos 30 आई कैप एंड प्लस sin 30 जे कैप। देखो तो यहां से E एट पॉइंट P अगर लिखेंगे तो हमें दोनों ऐड कर देने हैं। देखो तो ये सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट, तो कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा √3/2 आई कैप, और दूसरा वाला टर्म क्या बचेगा, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस जे कैप बचेगा। देखो है ऐसा क्या नहीं, माइनस आई क्या? माइनस आई कैप आ रहा है ये सभी का। यस सर। बोलिए कोई डाउट किसी को तो। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड देखना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है, तो देखो जैसे मैंने कहा कि हर एक चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो हर एक चार्ज से शुरू होके इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लोग एक पिक्टोरियल व्यू बनाना चाहें, मतलब उसको देखने के लिए कि भाई हमको आसानी से दिखाई दे, हम उसको एनालिसिस आसानी से कर पाए, दो अलग अलग चार्ज अगर दिए हुए हैं उनका हम कंपेयर आसानी से कर पाए, तो इन सब चीजों के लिए हम उनको एनालाइज करने के लिए एक डायग्राम बना सकते हैं और उस डायग्राम को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम बनाने में क्या क्या बातें ध्यान रखते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स हैं, देखो ध्यान से, जैसे मैंने एक डायग्राम लिया है ये, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो उसका हमें ये बात ध्यान रखना है कि किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी, जैसे मान लो कि पॉजिटिव नेगेटिव के लिए बना हुआ है, तो पॉजिटिव चार्जेस से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी, नेगेटिव चार्जेस पे फील्ड लाइन टर्मिनेट होंगी, बेसिक बात, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी और इंफिनिटी पे टर्मिनेट होंगी, मतलब टर्मिनेट होने की दो ही जगह हैं, या तो नेगेटिव चार्ज या फिर इंफिनिटी, और इसी तरह से ओरिजिनेट होने की भी दो ही जगह है, या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर इंफिनिटी। अगर जैसे ये दोनों चार्जेस नेगेटिव होते, ये दोनों चार्जेस अगर नेगेटिव होते तो यही फील्ड लाइंस का एरो चेंज हो जाता, तो ये टुवर्ड्स बन जाती। तुम ध्यान से देखो इसमें बीच में एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जो नल पॉइंट है या नहीं है। नल पॉइंट का मतलब ये होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो वहां से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। अदरवाइज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देना चाहिए। देखो और क्या क्या बातें इसमें ध्यान रखनी है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग
at a point charge, at a point charge is directly proportional to magnitude of charge, is directly proportional to magnitude of charge। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला डायग्राम ध्यान से देखो और दूसरा डायग्राम, तो पहले और दूसरे डायग्राम में जो चार्जेस के मैग्नीट्यूड है वो सेम है। सेम मैग्नीट्यूड होने की वजह से जितने पॉजिटिव से एमिट हो रही हैं उतनी नेगेटिव पे पहुंच रही हैं, ठीक है ना। दूसरे डायग्राम में भी ऐसा ही है, दूसरे डायग्राम में दोनों पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों से ओरिजिनेट होने वाली फील्ड लाइंस का नंबर सेम है। लेकिन जो हमारा थर्ड वाला डायग्राम है उसमें तुम ध्यान से देखो, पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और नेगेटिव का मैग्नीट्यूड कम है। ये बात डायग्राम में नहीं लिखी हुई है, तुम लिखते भी लाना, लिख लेना साथ में। जैसे मान लो कि ये प्लस Q1 है और माइनस Q2 है, तो इस केस में Q1 जो है वो Q2 से बड़ा है। क्यों? ये पता कैसे किया, मैंने कैसे पता किया कि ऐसा है, बताओ। क्योंकि उसमें से जो कुछ लाइंस ऐसी हैं जो सिर्फ डिविएट हो रही हैं बट नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट नहीं हो रही। देखो कौन सा चार्ज बड़ा है ये तो हम डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो फील्ड लाइंस की डेंसिटी है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताएगी। तो तुम्हें क्या लगता है कि प्लस Q1 पे डेंसिटी ज्यादा है या माइनस Q2 पे डेंसिटी ज्यादा है? डेंसिटी मतलब डेंसर कहाँ ज्यादा दिख रही है? तो प्लस Q1। यही फायदा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम का कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम को हम डायरेक्ट देख के बहुत सारी बातें बता सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर कुछ जनरल बातें हैं कि आपस में कट नहीं करेंगी, आपस में टच नहीं करेंगी, ठीक है ना। हमेशा एक स्मूथ कर्व बनेगा, ऐसे कॉर्नर नहीं बनेगा कभी भी। कॉर्नर बनेगा तो वहां पे टेंजेंट डिफाइन नहीं होगी। तो ये सब नोट कर लो बस, और कुछ तो खास नहीं है इसमें। टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो आपस में टच नहीं करेंगी, आपस में कट नहीं करेंगी, ठीक है। शार्प टर्न नहीं लेंगी, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी पॉइंट पे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना ज्यादा डेंस होंगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा बनेगा। एक और खास बात जिसमें ज्यादातर कंफ्यूजन होता है और वो ये, व्हेन अ पॉइंट चार्ज is released, then it may or may not follow an electric field line। कोई एक्सप्लेन करेगा इस लाइन को? बताओ, कोई इस लाइन को एक्सप्लेन करेगा? क्या मतलब है इस लाइन का? इट मे और मे नॉट फॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो इसका मतलब ये है, जैसे मान लो कि अगर हम लोग एक यूनिफॉर्म शीट लेते हैं, इनफाइनाइट शीट, ठीक है। तो इस इनफाइनाइट शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इस इनफाइनाइट शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब यही है कि दोनों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो यूनिफॉर्मली दोनों तरफ जा रही है। तो अगर हम यहाँ पे बीच में कहीं भी चार्ज पार्टिकल रिलीज करेंगे, कोई और चार्ज पार्टिकल, तो ये चार्ज पार्टिकल कौन से पाथ फॉलो करेगा? तो तुम देखोगे कि इस केस में, पहले वाले केस में, शीट वाले केस में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ही फॉलो करेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, ध्यान से देखना, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा इसका। तो ये इसकी जो नेक्स्ट पोजीशन आ रही है वो भी उसी लाइन पे आ रही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज नहीं हो रही है। तो इसमें फोर्स जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है।
तो फोर्स अगर स्ट्रेट लग रहा है तो स्ट्रेट जाएगा। तो ये वाला केस हो गया कि व्हेन इट फॉलोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लेकिन ध्यान रखना कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कर्व है, और हमने किसी चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया है रेस्ट से, तो बताओगे कि इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स किधर लगेगा? तो फोर्स तो देखो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टेंजेंट के अलोंग, समझना ध्यान से। तो ये फोर्स टेंजेंट के अलोंग लगेगा, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में टर्न नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात? क्यों नहीं टर्न हो पाएगा? क्योंकि टर्न होने के लिए तो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी फोर्स चाहिए ना, रेडियल वाला, याद है नहीं याद है? अगर हम चाहते हैं किसी पार्टिकल का पाथ चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो, तो डायरेक्शन चेंज करने का काम होता है रेडियल एक्सीलरेशन का। रेडियल एक्सीलरेशन उसके पाथ के परपेंडिकुलर लगता है, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो टेंजेंशियल है, परपेंडिकुलर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा ना। तो अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ये परपेंडिकुलर मुड़ नहीं पाएगा, यानी ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना? इट विल नॉट फॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है ना? और इस केस में इट फॉलोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इसीलिए मैंने लिखा है मे और मे नॉट फॉलो, दोनों बातें सही है, ठीक है? देखो नोट कर लो, कुछ डाउट है बताइए। एक पॉइंट और लिख लो, टू कैलकुलेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर हमें कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कर्व ही निकालना हो, पाथ निकालना हो, तो देखो उस सिचुएशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EX I कैप प्लस EY J कैप, EX I कैप प्लस EY J कैप। तो EX I कैप EY J कैप का मतलब ये हुआ कि EY इस डायरेक्शन में है और EX इस डायरेक्शन में है। तो ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर कहीं होगा, इन दोनों के रिजल्टेंट के अलोंग। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, क्या वो फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट भी होता है? तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो स्लोप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा tan थीटा, और स्लोप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को x और y का कर्व लेते हैं तो क्या dy अपॉन dx लिख सकते हैं, और dy अपॉन dx के हिसाब से tan थीटा की वैल्यू आएगी EY अपॉन EX। देखो तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि dy अपॉन EY, या ऐसा कुछ कह तो नहीं सकते नहीं है कि EY और EX x का फंक्शन होगा या जो भी होगा, कहने का मतलब तुम काम करो dy अपॉन dx इज इक्वल टू EY अपॉन EX, ये बात छोटी सी ध्यान रख सकते हो। और इसके बाद हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल करके देख लें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो जरा पाथ इक्वेशन निकालोगे, क्या पाथ इक्वेशन आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का शेप कैसा होगा? तो यहां से तुम लिख लोगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू EY अपॉन EX, यानी y अपॉन x। तो इसको लिख लेना dy अपॉन y इज इक्वल टू dx अपॉन x। इंटीग्रेट करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट यूज कर लेंगे, तो इसको लिखेंगे ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस कांस्टेंट। तो क्या यहां से ऐसे बोल सकते हैं कि y अपॉन x इज इक्वल टू कांस्टेंट? तो y अपॉन एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इक्वेशन आ गया। यानी इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आपका स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है? बोलिए। ठीक है, यहां तक बताओ, कोई डाउट है तो? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, नेक्स्ट एक छोटा सा हेडिंग है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो अगर चार्ज पार्टिकल के ऊपर m, q है, मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स भी है,
तो ग्रेविटेशन फोर्स हो गया उसके ऊपर mg, और उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स भी है यानी QE का भी फोर्स है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स लिख लो। नेट फोर्स की वैल्यू क्या बनेगी, तो नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी m इंटू जी वेक्टर प्लस q इंटू ई वेक्टर। और इसी नेट फोर्स को हम लोग, अगर QE की वैल्यू कांस्टेंट है, QE अगर कांस्टेंट है तो हम उसको जी इफेक्टिव के कॉन्सेप्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस केस में हम इसको m इंटू जी इफेक्टिव लिख देंगे। तो यहाँ से जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या आएगी, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी g प्लस QE अपॉन m। तो ये ध्यान रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि हम अप्लाई तभी करेंगे जब QE की वैल्यू कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, तो उस केस में फिर जी इफेक्टिव नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ ये है कि कई जगह अप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। और एक पुरानी बात है, हालांकि मैंने प्रोजेक्टाइल में बताई थी कि व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज 0 and g effective is constant, then it follows straight line path। मालूम है नहीं मालूम है, बताना कोई डाउट है तो। मतलब u 0 है या फिर एंगल बिटवीन u वेक्टर एंड g इफेक्टिव वेक्टर इज आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री। मतलब इनके बीच में एंगल अगर 0 डिग्री है 180 डिग्री है तब तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। इन ऑल अदर केसेस व्हेन g effective is uniform, path will be parabola। path will be parabola। देखो ठीक है, जैसे सपोज एक एग्जांपल करो, इसमें मान लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल का ही क्वेश्चन देते हैं। एक चार्ज पार्टिकल है m, q और उसको हमने u स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज राइट साइड में है, ठीक है। तो हमें निकालना है इसमें, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा फ्रॉम ग्राउंड, और रेंज क्या होगा बताओ। जी नीचे की तरफ है, ई राइट में है। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स एंड रेंज। देखो वाई डायरेक्शन का मोशन अभी भी अनअफेक्टेड है क्योंकि वाई डायरेक्शन में सिर्फ इसके ऊपर mg लग रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो सीधे सीधे वही रहेगा 2u sin थीटा अपॉन g। टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में भी नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट एच मैक्स में भी नहीं पड़ेगा। एच मैक्स भी कितना आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है ना। हाँ रेंज में इफेक्ट आएगा क्योंकि रेंज निकालने के लिए x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन चाहिए होगा, और इस बार इसके पास x डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन आएगा। x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन बनेगा QE अपॉन m। देखो ध्यान से, तो रेंज लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, जैसे प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन के लिए करते हैं। तो ux इंटू टी हो जाएगा u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी एंड हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। तो ax की जगह हो गया QE बाई m और टी स्क्वायर का मतलब स्क्वायर कर दो, ठीक है, छोड़ दो, हो जाएगा सॉल्व। अच्छा इसमें एक छोटा सा पॉइंट और बताना, इफ चार्ज पार्टिकल इन previous question is negative, then find angle of projection, such that
particle follows straight line path. Particle follows straight line path. मतलब अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो कौन से एंगल पे हम इसको प्रोजेक्ट करें जिससे ये स्ट्रेट लाइन में चले। अभी तो पैराबोला पे चल रहा था ना, अभी तो प्रोजेक्टाइल था पैराबोला। देखो इस केस में क्या है कि जैसे ही हम चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव बोलेंगे तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, mg इधर की तरफ लगेगा और उसके ऊपर QE का फोर्स इधर की तरफ लगने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, चार्ज नेगेटिव है तो QE इधर लगेगा। तो अब इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट आएगा ना, रिजल्टेंट G इफेक्टिव, वो इस डायरेक्शन में आएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन फॉलो करे तो स्ट्रेट लाइन फॉलो वो तभी कर सकता है जब हम पार्टिकल को एक ऐसी वेलोसिटी दें जो वेलोसिटी G इफेक्टिव के जस्ट अपोजिट हो। बोलो, G इफेक्टिव के अपोजिट होगी तो वो जाएगा स्ट्रेट लाइन में और रुकेगा और फिर वापस आएगा। हम ये भी निकाल सकते हैं कि वापस आने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी जाएगा, मतलब और भी कई सारी चीजें इसमें पूछ सकता है। वो करना ही नहीं दोनों से, G इफेक्टिव से और U से। तो ये एंगल थीटा अगर हमें ये वाला निकालना है तो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा सेम ही होगा। तो यहां से आप देखो तो tan थीटा की वैल्यू क्या आती है, mg अपॉन QE। थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स mg बाई QE। देखो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स mg बाई QE। देखो बताओ, और बताना। जैसे मान लेते हैं कि एक स्ट्रिंग से हमने एक पार्टिकल फिक्स कर रखा है m, q और लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको निकालना है, मान लेते हैं, ठीक है। और इसको हमने यहां से रिलीज किया है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, फाइंड मैग्नीट्यूड, ए पार्ट में, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट it stops just at the moment string becomes vertical. स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल, मतलब हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन से इसको रिलीज किया है, एल लेंथ का स्ट्रिंग है, पेंडुलम की तरह है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन हॉरिजॉन्टल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जिससे कि वो वर्टिकल होने पे ही जस्ट रुक जाए, मतलब यहां से गया है और यहां पे जाके स्टॉप हो जाए। और दूसरे केस में फाइंड मैक्सिमम स्पीड इन अबव पार्ट ड्यूरिंग मोशन। निकाल सकते हो, निकालो, आंसर बताओ, निकाला कुछ? देखो पाथ तो इसका इसी तरह से आएगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करता हुआ यहां तक आएगा और कह रहा है कि जस्ट वो जब यहां पहुंचे तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। अब तुम ये बताओ, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लगे हैं? क्यों भाई, कौन कौन से फोर्सेस हैं? तो mg इधर की तरफ है, ध्यान से देखो, QE इधर की तरफ है और टेंशन इधर है या नहीं है? यही 3 फोर्सेस हैं। अब ये बताओ कि जब ये यहां से लेके यहां तक आ रहा है तो कौन कौन से फोर्सेस हैं जो वर्क कर रहे हैं, मतलब उसकी एनर्जी किन किन फोर्सेस पे डिपेंड कर रही है। तो देखो टेंशन का कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि टेंशन के लिए बोलेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है और जो टेंशन है उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो टेंशन कोई वर्क नहीं कर रहा है। हाँ, mg वर्क कर रहा है और QE भी वर्क कर रहा है। अब क्योंकि QE है एज एन एक्सटर्नल फोर्स तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाएंगे, हम लोग इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स होने की वजह से। तो यूजिंग
वर्क एनर्जी थ्योरम, तो जरा बताओ पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक mg का वर्क डन प्लस QE का वर्क डन प्लस टेंशन का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि स्टार्टिंग भी रेस्ट से हुआ, एंड भी रेस्ट पे हुआ। वर्क डन बाई टेंशन भी जीरो होगा क्योंकि टेंशन हर वक्त इस डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल रहा। mg का वर्क बताओ कितना होगा, बताओगे? mg का वर्क कैसे लिखते हैं? mg की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो mg की डायरेक्शन में l डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो mg का वर्क हो गया प्लस mgl। QE का वर्क कितना होगा, तो फिर से मैं कहूंगा कि QE के डायरेक्शन में कितना वर्क हुआ है, तो QE के डायरेक्शन में ध्यान से देखो तो माइनस l डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा। तो देखो यहां से तुम्हें सीधे सीधे E की वैल्यू मिल जाएगी। नहीं कर पाए थे क्या क्वेश्चन ये, बताओ भाई क्या डाउट है? बोलिए। E की वैल्यू mg बाई क्यू आ रही है, मतलब QE और mg मैग्नीट्यूड में सेम है, और अगर QE और mg मैग्नीट्यूड में सेम है तो इसका ये भी मतलब निकलेगा कि इनका जो इक्विलिब्रियम आएगा ना, ध्यान से देखो, तो वो इक्विलिब्रियम कौन से एंगल पे आएगा, तो इक्विलिब्रियम आएगा एंगल 45 डिग्री पे। तो स्टार्टिंग से लेके इक्विलिब्रियम तक उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और इक्विलिब्रियम से लोएस्ट पॉइंट तक उसकी वेलोसिटी कम होगी, मतलब जितनी वेलोसिटी पहले बढ़ी है उतनी वेलोसिटी बाद में कम हो गई। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां रही होगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी इसी पोजीशन पे रही होगी, पॉइंट सी बोल देते हैं। पहले बताओ ए पार्ट क्लियर है, फिर आगे बढ़े बी पे। कुछ डाउट है तो पूछिए। यस सर। मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी, मैक्सिमम स्पीड कहां होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे पता करेंगे, तो क्योंकि mg और QE इक्वली आ गए तो 45 डिग्री पे इक्विलिब्रियम होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, लेकिन इस बार A से लेके C तक लगाएंगे। बोलो। तो वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई QE इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। mg का वर्क डन क्या लिखेंगे, इसको हम लगाएंगे कहां से कहां तक, फ्रॉम A टू C। देखना ध्यान से, तो mg का वर्क लिखेंगे mg इंटू L बाई रूट 2, ठीक है। QE का वर्क डन लिखेंगे QE इंटू L माइनस L cos 45, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे हाफ m V मैक्सिमम स्क्वायर माइनस इनिशियल जीरो है। तो देखो यहां से आपको V मैक्स मिल जाएगी, बताओ निकाला है तो कितना आता है। दोबारा हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, लेकिन इस बार A से लेके C तक ही लगाई है सिर्फ। बताइए कोई पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो नहीं क्लियर है तो। वी मैक्स बताओ कितना आता है निकल के। ठीक है बोलिए। यस सर। इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज का मोशन जो है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, करो ट्राई। निकाला कुछ, बताओ आंसर। माइनस QA बाई M। माइनस QA बाई M, और किसी का? हाँ माइनस QA बाई M आएगा, एक्सीलरेशन पूछा है ना। करेक्ट। देखो इसमें फोर्स की वैल्यू अगर देखें तो फोर्स को हम लोग लिखेंगे Q इंटू ई, तो फोर्स हो जाएगा Q इंटू माइनस BX प्लस A। और अगर हम लोग एक्सेलरेशन लिखें तो एक्सेलरेशन बन जाएगा Q बाई M माइनस ऑफ BX प्लस A। अब क्योंकि एक्सेलरेशन x का फंक्शन है और हमें पता करना है एक्सेलरेशन एट द मोमेंट स्पीड बिकम जीरो फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर रिलीज,
तो इस एक्सीलरेशन को ऐसे करो, इसको लिख लेते हैं हम लोग v dv अपॉन dx, क्यों भाई? तो यहाँ से v dv की वैल्यू आएगी q बाई m ब्रैकेट a माइनस बी एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करो, मान लेते हैं कि 0 से x में वेलोसिटी 0 से 0 हो जा रही है। देखो वेलोसिटी की लिमिट 0 से 0 रख दी है। 0 से 0 का मतलब यही कि स्टार्टिंग वेलोसिटी रेस्ट से रिलीज हो रहा है और फाइनली फिर से रेस्ट पे आ रहा है। तो यहाँ से देखो ये लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो गई, इधर कितना आता है x की वैल्यू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई 2, क्यों भाई? तो यहाँ से x कितना निकल के आता है 2a अपॉन बी, देखो ठीक है। और उसके बाद यही x उठा के एक्सीलरेशन में रख दो, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी q बाई एम ब्रैकेट माइनस बी एक्स, तो x की जगह है 2a अपॉन बी एंड प्लस a, तो ये वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ QA बाई एम। देखो बताइए, क्लियर है? ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट इसमें और देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो फिर से मैं वो बात बोलूंगा जो मैंने पहले भी बोली थी कि चार्जेस की एक ही प्रॉपर्टी है जो उस पूरे चैप्टर में हम लोग स्टडी कर रहे हैं बार बार, और अलग अलग नामों से स्टडी कर रहे हैं। अब जैसे तुम देखो कि जैसे हम लोगों ने मैकेनिक्स में भी लॉज ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स स्टडी किया और उसके बाद वर्क और एनर्जी चैप्टर स्टडी किया, तो पर्पस क्या था? लॉज ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स से वर्क और एनर्जी कितना अलग था, या उसको स्टडी करने के बाद हमारा क्या फायदा हुआ, एडवांटेज क्या हुआ? तो उसका एडवांटेज तो तुम देखो ध्यान से, तो ऊपर एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया उसमें भी था भाई। इस क्वेश्चन में भी जैसे किसी ने पूछा था कि काइनेमेटिक्स से कर सकते हैं क्या, तो मैंने कहा था हाँ कर सकते हैं, बट उसमें क्या आएगा कि एक्सीलरेशन आएगा थीटा के फंक्शन में, तो हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब मैथमेटिक्स थोड़ी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम एनर्जी की हेल्प से कर रहे हैं तो एनर्जी की हेल्प से आंसर हमको एक लाइन में ही मिल जा रहा है। तो एनर्जी में हम लोग स्टडी इसीलिए करते हैं क्योंकि कई सारी सिचुएशन वेरिएबल फोर्सेस की ऐसी बनती हैं जहां पे अगर हम यूजिंग काइनेमेटिक्स यूजिंग मैथ्स लगाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, निकल आएगा आंसर। लेकिन अगर हम एनर्जी की हेल्प से करेंगे तो हमें वर्क डन, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी में चेंज, ये सारी चीजें जल्दी मिल जाएंगी। तो इसीलिए हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पहले अभी तक हम लोग ये बोल रहे थे कि दो चार्जेस अगर r डिस्टेंस पे हैं तो उनके बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगेगा, डिपेंडिंग ऑन लाइक है या फिर अनलाइक है। अब हम उसी चीज को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, अभी बोलेंगे कि अगर दो चार्जेस हमने r डिस्टेंस में रखने हैं, अगर हमें इस सिस्टम को अरेंज करना है, अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू पॉइंट चार्जेस q1 q2 एट ए सेपरेशन r, तो हमें उस सिस्टम को अरेंज करने के लिए कुछ एक्सटर्नल वर्क अपनी तरफ से देना पड़ेगा। मतलब अपने अपने आप दोनों चार्ज r डिस्टेंस पे नहीं आएंगे। एक चार्ज को अगर हम इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, उसको लाके फिक्स कर दिया। जब हम दूसरा चार्ज लेके आएंगे इंफिनिटी से तो हमें उसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जितना वर्क करना पड़ेगा वो उस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम वो फोर्सेस हटाएंगे तो वो चार्जेस अपने आप रिपेल होके सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमको मिल जाएगा, लेकिन इनिशियली वो पोटेंशियल एनर्जी उसका सिस्टम का बन जाएगा। तो अगर हम उसका पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो वो फॉर्मूला तुम ध्यान रखो क्या बन के आता है। तो इसमें एक तरफ का चार्ज है Q1, एक तरफ का चार्ज है Q2, सेपरेशन मान लेते हैं R है। तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो दोनों केस में तुम याद रख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपॉन R के इक्वल है, ठीक है। Q1 और Q2 ये दोनों जो है ध्यान रखना कि विथ साइन हम लोग यूज करेंगे। Q1 एंड Q2 की जो वैल्यू है वो हम विथ साइन यूज करेंगे बस। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का पॉजिटिव भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर दो से ज्यादा चार्जेस हैं
if there are n number of charges, then total potential energy will be scalar sum of potential energies of all the pairs. मतलब जितने भी पेयर्स बन रहे होंगे उन सबकी पोटेंशियल एनर्जी का हमें सम करना होगा। और पेयर्स कितने बनेंगे? तो इस केस में अगर n चार्जेस हैं तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे बताएगा कोई? क्यों भाई? इफ देयर आर n पॉइंट चार्जेस देन नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे? NC2 NC2 बनेंगे। इट इज n इंटू n-1 अपॉन 2। ठीक है, जैसे बताओ मुझे एक छोटा सा प्रॉब्लम। सपोज मान लेते हैं कि एक ये रेगुलर हेक्सागन है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, और ए इसका है साइड है। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? करोगे कैलकुलेट? बताओ। ये जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है ये इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है। व्हेन टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी इट इज k q1 q2 r। इट इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन इन अरेंजिंग दिस सिस्टम। मतलब अगर हमें इस सिस्टम को बनाना है तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो इसी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन इन arranging the system of given charges। देखो, तो अब ऐसे देखो कि अगर इसमें 6 चार्ज हैं तो इसमें नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे? पहले तो बोलो। 15 पेयर्स होंगे। अब देखो 15 पेयर्स हैं तो थोड़ा ध्यान से लिखना। 15 पेयर्स हमको ऐड करने हैं तब ये पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो देखो इसको थोड़ा ऐसे देखो कि ऐसे पेयर कितने हैं जिनके बीच में सेपरेशन ए है, बताओगे? ऐसे पेयर कितने हैं जिनके बीच में सेपरेशन ए है? बताओ। 6 पेयर्स है, और इन 6 पेयर्स में खास बात है कि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव बनेगी। पोटेंशियल एनर्जी हमें विद साइन लेनी है, तो अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव बनेगी। तो इन 6 की तो इक्वल पोटेंशियल एनर्जी है। तो बताओ क्या बनेगा? पहले डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि 6 टाइम्स क्या लिखें? बताओ, माइनस ऑफ k q1 q2 अपॉन r। बताओ, और आगे बढ़ते हैं। फिर प्लस ऐसे पेयर हो गए जिनके बीच में डिस्टेंस a है। अब बताओ ऐसे पेयर जिनके बीच में डिस्टेंस a√3 है, ऐसे कितने पेयर होंगे? नंबर ऑफ पेयर्स जिनके बीच में डिस्टेंस a√3 है, बताओ ऐसे कितने पेयर है? अब तो मैंने दिखाई दिए सारे पेयर। हाँ, 6 है। ये भी 6 है। और इन 6 पेयर में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो या तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं। ऐसी सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी प्लस में बनेगी। तो अगला टर्म क्या लिखेंगे? तो प्लस 6 टाइम्स, देखना ध्यान से, k² अपॉन a√3। अच्छा, ये डिस्टेंस a√3 होती है, ये तो पता है ना तुमको? क्यों भाई? ये डिस्टेंस a√3 है तो मालूम है ना। और कौन से पेयर बनेंगे? तो और पेयर फिर बनेंगे ऐसे पेयर्स जिनके बीच में डिस्टेंस 2a है। तो ऐसे कितने पेयर होंगे? 3। एक ये पेयर होगा, एक ये पेयर होगा और एक ये पेयर होगा। देखो ध्यान से, तो 6 और 3 15 हो गए, और इसमें से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव बनेगी। तो ये उस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो गया। देखो कभी हमसे पूछता है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सिस्टम का मतलब होता है
कि उस सिस्टम को अगर हमें ब्रेक करना है, ठीक है, तो हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की है उसी को तुम माइनस कर दोगे अगर, तो इट बिकम्स बाइंडिंग एनर्जी। तो ये भी ध्यान रखो, ये बाइंडिंग एनर्जी बिल्कुल वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लिखते हो ना ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम में, तो उसका एनर्जी होता है -13.6, और बाइंडिंग एनर्जी बोले या आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं तो +13.6, मतलब उतना ही एनर्जी देंगे तो वो उस सिस्टम को छोड़ देगा। तो यहाँ पे इतनी ही एनर्जी अगर हम इस सिस्टम को देंगे तो ये सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, मतलब इन चार्जेस के बीच में सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, बोलो। यस सर। तो इसमें क्वेश्चंस मैंने ज्यादा नहीं कराए अभी पोटेंशियल एनर्जी में, तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से करना। तो HCV से कर लेना पहले तुम, थोड़ा चैप्टर बड़ा है तो प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा चाहिए इसमें, ठीक है।